हे देयर एंड वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि लारावेल में कस्टम हेल्पर कैसे बनाया जाता है। सो गाइस, हेल्पर क्या होता है? हेल्पर एक फाइल होती है, पीएचपी की फाइल होती है, जिसमें हम लोग बहुत सारे फंक्शंस बना के रखते हैं और हम लोगों की इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशंस हम वहां पर स्टोर रखते हैं, सो दैट इन फ्यूचर जब भी मुझे जरूरत पड़े मैं उन फंक्शंस को या उन कॉन्फ़िगरेशंस को यूज कर सकूं। या फिर सपोज मुझे कोई टास्क रिपीटेडली करवाना है, तो वो फंक्शन जो है वो मैं कहां पर स्टोर करूंगा? हेल्पर में स्टोर करूंगा। अब ये जो हेल्पर फाइल होती है वो आपको क्या करनी पड़ती है? बनाकर ऑटो लोड करवानी पड़ती है। तो अब ये जो हेल्पर फाइल होती है उसको बनाने के बाद हम लोगों को उसकी कॉन्फ़िगरेशंस भी करनी पड़ती है। तो चलिए समझते हैं किस तरीके से इस काम को करना है। और यहाँ पर चले जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पर से जो लास्ट मेरा प्रोजेक्ट था उसको मैं ओपन कर लेता हूँ एक बार। सो गाइस, ये हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है जो लास्ट हम लोग कुछ वीडियोस में यूज कर रहे हैं। और अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए जैसे यहाँ पर जब डेटा स्टोर के लिए आता है, तो अगर मुझे डेटा देखना होता है तो मुझे क्या करना पड़ता है? उसको इको करवाना पड़ता है प्री टैग को, और फिर प्रिंट आर करवाना पड़ता है ताकि ये डेटा देख पाऊँ। और इस तरीके से काफी सारे एरे को प्रिंट करने के लिए हम लोग हर बार क्या करते हैं? इको प्री टैग करते हैं, फिर प्रिंट आर करते हैं। तो ये काम बहुत ही ज्यादा लेंदी होता है, मतलब 3 लाइन का कोड बार बार लिखना पड़ता है। तो अब उस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक हेल्पर बनाएंगे और उसमें इस फंक्शन को रख देंगे। ठीक है, तो हेल्पर बनाने के लिए आपको जाना है ऐप में। ऐप के अंदर आपको राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल बनानी है और उसका नाम रख देना है हेल्पर डॉट पीएचपी। कुछ लोग इसको कस्टम हेल्पर डॉट पीएचपी रखते हैं, कुछ लोग इसको इंक्लूड डॉट पीएचपी रख लेते हैं, कुछ लोग इसको ऑटो लोड डॉट पीएचपी रखते हैं। तो ये हेल्पर डॉट पीएचपी नाम की हमने एक फाइल बना दी। तो कुछ लोग इसका नाम कस्टम हेल्पर भी रखते हैं, कुछ इसका एक अलग से फोल्डर बनाते हैं। बट मोस्टली मैं जो प्रेफर करता हूं कि ऐप के अंदर सीधा ही हेल्पर डॉट पीएचपी को रख दिया जाए। अब हेल्पर डॉट पीएचपी एक पीएचपी की फाइल होगी, और इस पीएचपी की फाइल में हम लोग क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट फंक्शंस रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस यहाँ पर हम लोग स्टोर करने वाले हैं। ओके, अब ये फाइल यहाँ पर बन जाने के बाद मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ इको हेलो, ठीक है, तो ये इको हेलो मुझे थ्रू आउट द वेबसाइट हर जगह दिखना चाहिए। मैं एक बार पीएचपी आर्टिसन सर्व करता हूँ, और यहाँ पर पीएचपी आर्टिसन सर्व, और जैसे ही हम लोग इसको ओपन करेंगे तो हम लोगों को पूरी वेबसाइट पर हर एक पेज पर ये इको हेलो दिखना चाहिए, क्योंकि हेल्पर हर पेज पर लोड होता है। बट अभी लोड नहीं होगा, अभी आपको देखिए कुछ भी नहीं दिखेगा पेजेस पर। बट अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इस हेल्पर को यहाँ पर ऑटो लोड करवाएंगे, और ऑटो लोड करवाने के लिए हम लोग कंपोजर डॉट जेसन वाली फाइल में जाएंगे। देखिए इसी में सबसे लास्ट में कंपोजर डॉट जेसन है, और यहाँ पर आपको ऑटो लोड करके ये एक आपको एट्रीब्यूट दिख रहा होगा। और इस एट्रीब्यूट के अंदर आपको क्या करना है? यहाँ पर पास कर देना है फाइल्स नाम का एक एरे। तो आपको फाइल्स नाम की की पर एक एरे पास करना है, और उस एरे के अंदर आपको उस फाइल का पाथ देना है जो आपको ऑटो लोड करवानी है। तो ऐप स्लैश और फाइल का नाम है हेल्पर डॉट पीएचपी। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर दी। देख लीजिए पाथ एकदम सही होना चाहिए। अगर इनकरेक्ट पाथ होगा तो फिर ये रन टाइम एरर जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो ऐप स्लैश हेल्पर डॉट पीएचपी, ऐप के अंदर हेल्पर डॉट पीएचपी पे हम लोग आ गए। और अब हमें क्या करना है? तो अब हमें यहाँ पर टर्मिनल ओपन करना है, और टर्मिनल के अंदर हम लोगों को कंपोजर को ऑटो लोड करवाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कंपोजर डंप और डैश ऑटो लोड। ठीक है, इससे क्या होगा गाइज? इससे कंपोजर अपनी सेटिंग्स को रीसेट करेगा, और ये जो आपने ऑटो लोड फाइल बनाई है, ये जो फाइल बनाई है आपने, उसको क्या करेगा? अपनी कॉन्फ़िगरेशन में इंक्लूड कर लेगा। ठीक है, अब कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स आती है, जैसे ये पाथ नहीं मिल पाता, ये कोई भी प्रॉब्लम आती है, वो यहाँ पर आपको दिखने मिल जाएगी। हो सकता है पहली बार कंपोजर डंप ऑटो लोड करने पर ये कुछ टाइम ले, बिकॉज ये सारी फाइल्स को ऑप्टिमाइज करता है और देन वापस उनको ऑटो लोड करवाता है, वापस उनको अपनी कॉन्फ़िगरेशन में सेट करता है। तो जैसे ये हो जाएगा, आप देखेंगे कुछ 4000 के अराउंड क्लासेस जो है वो इसने यहाँ पर ऑटो लोड की होगी, वो इसने रिफ्रेश की होगी। ओके, तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, ये अब प्रोसेस खत्म हो चुका है और 4740 क्लासेस इसने लिखा है। मतलब इसने क्या किया? सारे पैकेजेस जो है उनको रिफ्रेश किया है। ठीक है, अब देखिए, अब जब ये काम आपका हो जाएगा तो अराउंड 5 से 7 मिनट लग सकते हैं अगर आप पहली बार कर रहे हो, और दूसरी बार जब आप इसको चलाओगे तो थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब ये हमारा हो चुका है काम, और अब रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ऊपर हेलो लिखा हुआ आ रहा है। ये हर पेज पे आपको दिखेगा, बिकॉज लारावेल इसको हर पेज पे इंक्लूड करता है। देखिए कस्टमर वाले पेज पर जाएंगे, चाहे आप कस्टमर क्रिएट वाले पेज पर जाएंगे, किसी भी पेज पर चले जाएं। अभी तो कोई रन टाइम एरर आ रही है, बट एक बार इसको छोड़ देते हैं हम लोग, तो किसी भी पेज पर आप चले जाएं तो ये आपको क्या करेगा? ये आपको हेलो प्रिंट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो अब हम लोग कस्टमर को क्रिएट करने वाले हैं, तो मैं एक बार देख लेता हूँ, मे बी ये जैम्प के रिलेटेड कुछ एरर होगी, इसलिए ये दिखा रहा होगा। और यहाँ चले जाते हैं, एक बार लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन देख लेते हैं। एरर्स भी रन टाइम पर सॉल्व करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि इन फ्यूचर ऐसी कोई एरर आए तो आपको पता रहे। देखिए मेरे ख्याल से ये जैम्प की प्रॉब्लम है, एक बार देख लेते हैं हम लोग। जैम्प जो मेरा है, जिसके अंदर ये प्रोजेक्ट पड़ा है, जैम्प 7, और इसको यहाँ से मैं
कंट्रोलर में से चेक कर लेता हूँ कि इसका PHP माई एडमिन चालू है कि नहीं। देखिए यहाँ पर हमारा जैम्प बंद था, ठीक है। जैम्प बंद होने की वजह से ये कनेक्शन रिफ्यूज हो गया और कस्टमर वाले पेज पर आप नहीं जा पाए। देखिए अब कस्टमर वाले पेज पर आ गए और ये भी वापस लोड हो रहा है। देखिए कस्टमर पेज पर भी है और यहाँ से ऐड पे क्लिक करूंगा तो ये ऐड पेज पर भी दिख रहा है, ठीक है। मतलब ये कोड हर फाइल पर लोड हो जाता है हमारा, जो भी इसमें लिखा होता है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे और मैं लिखूंगा इफ नॉट फंक्शन एग्जिस्ट। अगर इस नाम से कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, किस नाम से, पी नाम से अगर कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है तो पी नाम का एक नया फंक्शन बना दो। ये चेकिंग इसलिए की जाती है गाइस ताकि कोई भी फंक्शन इन फ्यूचर कंफ्लिक्ट ना करे। अगर आप पी नाम का कोई फंक्शन वापस बना देते हैं तो कंफ्लिक्ट ना करे, ठीक है। तो ये पी नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया और इसमें मैं यूजर से लूंगा $डेटा और उसको मैं फॉर्मेटेड प्रिंट करके दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता है इको प्री और प्रिंट अंडरस्कोर आर, ठीक है, प्रिंट अंडरस्कोर आर $डेटा और फिर वापस कर देते हैं इको प्री क्लोज। ओके, तो ये मैंने क्या किया, 3 लाइन का एक कोड है वो मैंने लिख के रख लिया है और इस 3 लाइन के कोड को हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इस 3 लाइन के कोड को हम लोग यूज करने वाले हैं, रीयूज करने वाले हैं यूजिंग द पी फंक्शन, ठीक है। तो अब जैसे कस्टमर वाले पेज पर यूजर जब रिक्वेस्ट करेगा तो मैं क्या करूंगा, इस रिक्वेस्ट को पी करवाऊंगा इधर। तो इधर आ जाते हैं, पी को रिक्वेस्ट करवाकर यहाँ पर डाई लिख देते हैं अपन और अब कस्टमर आएगा अपनी डिटेल्स फिल करेगा यहाँ पर आकर और जैसे ही वो सबमिट पे क्लिक करेगा तो देखिए ये क्या करेगा, डेटा को प्रिंट करके देखा। अब एक बार हमको यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा ऑल रिक्वेस्ट ऑल, वरना ये एक इन्फिनिटी लूप में चला जाएगा और काफी ज्यादा टाइम लगा देगा, ठीक है। तो अब वापस मैं बैक कर देता हूँ और कस्टमर/क्रिएट वाले पेज पर चले जाते हैं अपन। ओके, चलिए इस पेज पर फिर से आ गए, ऐड पर चलते हैं और क्योंकि यहाँ पर ऑल नहीं लगा हुआ था इसलिए वो काफी ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि रिक्वेस्ट में काफी सारी चीजें होती है जिसको प्रिंट करने में काफी लंबा टाइम चला जाता है। इसलिए मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट ऑल, और ये क्या करेगा, अब सिर्फ और सिर्फ मुझे ये डेटा ही निकाल कर देगा। तो देखिए पहले भी मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में ये डेटा प्रिंट करके दिखाया था, बट तब हमको इस 3 लाइन के कोड को, हेल्पर में जो लिखा है 3 लाइन का कोड, इसको बार बार लिखना पड़ता था। बट अब हम लोगों को नहीं लिखना, अब सिर्फ पी फंक्शन लिखना है एंड दैट्स इट, हमारा काम हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से सपोज मुझे कहीं पर डेट फॉर्मेट करवानी है, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, कस्टमर वाले पेज पर जब जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कुछ डेट्स भी है, ठीक है। ये देखिए ये है मेरे पास कुछ DOB। अब मुझे क्या करना है, इसको फॉर्मेटेड प्रिंट करना है। अभी ये क्या है, Y और MD फॉर्मेट में है, मुझे इसको क्या करना है, एक फॉर्मेट में प्रिंट करना है। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा हेल्पर में और एक नया फंक्शन बना लूंगा, इफ नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन एग्जिस्ट अगर नहीं करता, अगर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता तो गेट अंडरस्कोर फॉर्मेटेड डेट वाला फंक्शन बना देते हैं। फॉर्मेटेड अंडरस्कोर डेट का नाम का ये फंक्शन क्या करते हैं अपन, बना लेते हैं यहाँ पर। तो फंक्शन, और ये फंक्शन का नाम होगा सेम जिसके लिए हमने चेक किया था। और हम क्या करेंगे, यूजर से यहाँ 2 चीजें लेंगे। सबसे पहले हम लोग यूजर से लेंगे डेट और दूसरा हम लोग यूजर से लेंगे फॉर्मेट, जिस किसी भी फॉर्मेट में वो डेट को प्रिंट करना चाहता है। तो देखिए ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसको हम लोग फिर से रीयूज कर पाएंगे, जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर हम लोग इसको रीयूज कर पाएंगे। अब ये क्या कर रहा है, आपको डेट दे रहा है और ये एक फॉर्मेट दे रहा है। आपको क्या करना है, सिंपली आपको एक फॉर्मेटेड डेट बनानी है। तो फॉर्मेटेड डेट बनाने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग डेट फंक्शन की हेल्प लेने वाले हैं। तो डेट फंक्शन जो PHP आपको प्रोवाइड करता है वो 2 चीजें आपसे मांगता है। तो सबसे पहले आपने इधर फॉर्मेट पास कर दिया, जो भी फंक्शन कॉलिंग के टाइम पर फॉर्मेट आया था वो आपने इधर पास कर दिया। और दूसरा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो इस डेट को आपको कन्वर्ट करके देना है टाइम स्टैम्प में, बिकॉज डेट फंक्शन आपसे 2 चीजें लेता है, पहला तो फॉर्मेट और दूसरा टाइम स्टैम्प। तो टाइम स्टैम्प आप कैसे दोगे, तो आप यहाँ लिखोगे str2time, ठीक है, str2time नाम का ये फंक्शन यूज करोगे और यहाँ पर आप अपनी डेट पास कर दोगे। देखिए गाइज, अगर आप लोगों ने PHP पढ़ रखी है तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगी, और अगर आपको नहीं पता तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा सर्च करना चाहिए कि डेट फंक्शन वगैरह कैसे काम करता है, बिकॉज ये कोर PHP का हिस्सा है, ठीक है। ये str2time क्या कर रहा है, इस डेट को एक टाइम स्टैम्प में कन्वर्ट कर रहा है, फिर ये डेट क्या कर रहा है, तो इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर रहा है, और एट द एंड हम लोग यहाँ से करवा देते हैं रिटर्न, एंड रिटर्न में हम क्या कर देते हैं, इधर से ये फॉर्मेटेड डेट रिटर्न कर देते हैं। अब जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा, गेट फॉर्मेटेड डेट वाले को कॉल करेगा, हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हमारा व्यू वाला जो पेज है, मैं उस पर चला जाता हूँ, कस्टमर व्यू वाला जो पेज है, और इस पे जहां हम लोग डेट प्रिंट कर रहे थे अब तक, ये DOB जो हम लोग प्रिंट कर रहे थे उसको हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे, तो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे गेट फॉर्मेटेड डेट वाला ये फंक्शन, और 2 पैरामीटर्स हमको पास करने हैं, सबसे पहला डेट और दूसरा उसका फॉर्मेट। तो फॉर्मेट जो है वो इस तरीके से होगा मेरा DMY, ठीक है। और अब देखिए ये है इस तरीके से डेटाबेस में स्टोर है, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, 17 जून
17 जून 2021, 31 दिसंबर 2021, बिकॉज मैंने क्या किया, ये गेट फॉर्मेटेड डेट वाला एक फंक्शन बनाया हेल्पर के अंदर और उस फंक्शन को यूज कर लिया। अब गाइज यही हेल्पर का काम है। हेल्पर का काम है ऐसे फंक्शन स्टोर करना जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और अब ये फंक्शन सिर्फ डीओबी के लिए नहीं, और भी जगहों पे काम आ सकता है। जैसे अगर ये एक ई कॉमर्स की वेबसाइट होती तो ऑर्डर प्लेस कब हुआ उसकी डिटेल्स आप रख सकते हो, यूजर क्रिएट कब हुआ उसकी डिटेल्स जो डेटाबेस में डेट में स्टोर होती है, और आप यूजर को कोई अलग फॉर्मेट में दिखाना चाहते हो तो बस इस फंक्शन को कॉल करना है, एक डेट देनी है, एक फॉर्मेट देना है, एंड दैट्स इट। वो आपको रिटर्न में क्या करेगा, यहाँ पर एक डेट, फॉर्मेटेड डेट दे देगा। ओके, सो आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा कि कस्टम हेल्पर कितना ज्यादा हेल्पफुल होता है जब आप एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।